फर्स्ट चैप्टर में पावर शेयरिंग में देखा कि किस प्रकार से बेल्जियम में जो डिफरेंट ग्रुप्स थे वो एक साथ रहे। एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, डेफिनेटली डेमोक्रेसी से ये उम्मीद की जा सकती है कि वो डिफरेंट ग्रुप्स को एक साथ एक देश में रखे। हमने बेल्जियम में देख लिया है कि किस प्रकार से वहाँ के लिंग्विस्टिक ग्रुप्स एक साथ रहने के लिए तैयार हुए एक डेमोक्रेटिक सेटअप में। और पहला टॉपिक ही हमारा है एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। डू डेमोक्रेसीज लीड टू पीसफुल एंड हार्मोनियस लाइफ अमंग सिटीजन्स? पहला एक प्रश्न हमारे सामने आता है, क्या डेमोक्रेसीज एक शांतिपूर्वक और भाईचारे वाला जीवन देश के नागरिकों के बीच में उत्पन्न करती है? It will be a fair expectation that democracy should produce a harmonious social life. ये बिल्कुल सही एक उम्मीद है जो हम डेमोक्रेसी से कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी एक ऐसी सोसाइटी का निर्माण करे जिसमें सभी भाईचारे के साथ में रह सकें। हम बेल्जियम में देखकर आए हैं कि किस प्रकार से डिफरेंट लोग रहते थे, लेकिन श्रीलंका का भी हमने एग्जाम्पल देखा है। तो श्रीलंका के एग्जाम्पल ने हमें कुछ सिखाया है, उसके विषय में अभी हम पढ़ेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि कोई भी कंट्री जितने भी हैं संसार में, वहाँ पर डाइवर्सिटी है और जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हैं उनके बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है वो परमानेंटली सेटल नहीं हुआ है, लेकिन एक ऐसा मैकेनिज्म विकसित कर लिया गया है, जैसे हमने बेल्जियम में देखा कि वो एक दूसरे का सम्मान करना सीख गए हैं और उस सम्मान के आधार पर एक साथ एक ही देश में रह रहे हैं। तो हम कह सकते हैं नो सोसाइटी कैन फुली एंड परमानेंटली रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग डिफरेंट ग्रुप्स, बट वी कैन सर्टेनली लर्न टू रेस्पेक्ट दीज डिफरेंसेस एंड वी कैन ऑल्सो इवॉल्व मैकेनिज्म टू नेगोशिएट द डिफरेंसेस। डेमोक्रेसी इज द बेस्ट सूटेड टू प्रोड्यूस दिस आउटकम। देखिएगा कि किसी भी समाज में परमानेंट रूप से कॉन्फ्लिक्ट डिफरेंट ग्रुप के ख़त्म नहीं हुए हैं, लेकिन एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप कर लिया गया है डेमोक्रेसी के द्वारा जिससे इन डिफरेंसेस को लोगों ने सम्मान देना शुरू कर दिया है और आपस में नेगोशिएशन होती रहती है इन डिफरेंसेस के बीच। और डेमोक्रेसी ही सबसे अच्छा एक तरीका है जिससे हम इस आउटकम की उम्मीद कर सकते हैं कि वो ऐसा कर सकती है, डिफरेंट ग्रुप्स को एक साथ में रख सकती है। एबिलिटी टू हैंडल सोशल डिफरेंसेस, डिविजन्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स इज द डेफिनेट प्लस पॉइंट ऑफ डेमोक्रेटिक रिजाइम्स। जो डेमोक्रेसी की एबिलिटी है कि वो सोशल डिफरेंसेस को, सोशल डिवीजन को, सोशल कॉन्फ्लिक्ट को बिल्कुल हैंडल कर लेती है, इजीली सबको एक साथ रख लेती है, ये डेफिनेटली प्लस पॉइंट है किसका? डेमोक्रेटिक रिजाइम्स का। बट द एग्जाम्पल ऑफ श्रीलंका रिमाइंड्स अस दैट डेमोक्रेसी मस्ट फुलफिल टू कंडीशंस इन ऑर्डर टू अचीव दिस आउटकम। लेकिन जो श्रीलंका वाला एग्जाम्पल देखा उससे हमें ये पता लगता है कि दो कंडीशन जरूर होनी चाहिए डेमोक्रेसी में, तभी आउटकम आ सकता है। वो दो कंडीशन क्या है? फर्स्ट है, it is necessary to understand that democracy is not simply ruled by majority opinion। ये समझना बहुत जरूरी है कि डेमोक्रेसी का साधारण मतलब केवल इतना नहीं है कि मेजॉरिटी का रूल हो। द मेजॉरिटी ऑलवेज नीड्स टू वर्क विद द माइनॉरिटी सो दैट गवर्नमेंट फंक्शंस टू रिप्रेजेंट द जनरल व्यू। मेजॉरिटी को डेमोक्रेसी में ऑलवेज माइनॉरिटीज की जो नीड्स हैं उसके अकॉर्डिंग उनकी भी सोचकर चलना चाहिए, एक जनरल व्यू बनाकर चलना चाहिए, जो श्रीलंका में नहीं बना पाए थे। मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी ओपिनियंस आर नॉट परमानेंट। और डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी चीज़ है कि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी जो ओपिनियन है वो परमानेंट ना हो। श्रीलंका में तो परमानेंट हो गया। अरे भाई, चुनाव होना चाहिए और जिसको मेजॉरिटी मिल जाए उसकी सरकार बने। इंडिया में देखिए, पहले मेजॉरिटी कांग्रेस की थी, कांग्रेस की सरकार थी, अब मेजॉरिटी बीजेपी की है, बीजेपी की सरकार है।
और भविष्य में हो सकता है फिर कांग्रेस की मेजोरिटी आ जाए या किसी और की आ जाए। तो यहाँ पर मेजोरिटी ओपिनियन चेंज हो रहा है, परमानेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि परमानेंट बीजेपी का ही रहेगा या कांग्रेस का ही रहेगा। लेकिन लंका में देखा था परमानेंट सिंहलाज ही मेजोरिटी में थे। तो इसलिए इट इज ऑल्सो नेसेसरी दैट रूल बाय मेजोरिटी डज नॉट बिकम रूल बाय मेजोरिटी कम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ रिलीजन और रेस और लिंग्विस्टिक ग्रुप। इससे ये क्लियर हो जाता है कि जो मेजोरिटी है, मेजोरिटी किसी धर्म के आधार पर, किसी नस्ल के आधार पर या किसी भाषा के आधार पर नहीं बननी चाहिए, बल्कि विचारधारा के आधार पर होनी चाहिए। रूल बाय मेजोरिटी मीन्स दैट इन केस ऑफ एवरी डिसीजन और इन केस ऑफ एवरी इलेक्शन डिफरेंट पर्सन एंड ग्रुप्स मे एंड कैन फॉर्म अ मेजोरिटी। देखिएगा, रूल मेजोरिटी का मीनिंग ये होना चाहिए कि प्रत्येक केस में या प्रत्येक इलेक्शन में हर किसी व्यक्ति को मेजोरिटी में जाने का अधिकार हो, यानी कि इलेक्शन हो, जिसको वोट मिल जाए, जिसकी सरकार बन जाए, उसकी मेजोरिटी हो। ऐसा नहीं केवल धर्म और जाति के आधार पर फिक्स हो, जैसे मैंने अभी इंडिया का आपको एग्जांपल दे दिया। लेकिन लंका में क्या था, एक लिंग्विस्टिक बेस के आधार पर फिक्स था। उससे क्या होगा, ग्रुप एक साथ नहीं रह पाएंगे, एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी पॉसिबल नहीं है अगर लंका वाला एग्जाम्पल हम फॉलो करते हैं। डेमोक्रेसी में हर किसी को मौका मिलना चाहिए कि वो कभी ना कभी मेजोरिटी में आ सके। खैर, अब बात करते हैं हम डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स, लोगों की आज़ादी, सिटीजन्स की और सम्मान। तो ये डेफिनेटली डेमोक्रेसी में सबसे ज़्यादा सम्मान और आज़ादी मिलती है किसी भी इंडिविजुअल को। देखिए, डिक्टेटरशिप में कोई सम्मान नहीं, कोई आज़ादी नहीं सिटीजन्स की। किसी रिलीजियस लीडर के अंडर में भी अगर सरकार चल रही है तो भी कोई पूर्ण आज़ादी नहीं मिलती है और ना ही सम्मान मिलता है। लेकिन डेमोक्रेसी पूर्णतः सम्मान देती है। पहली बात तो पॉलिटिकल एराना में सभी इक्वल हैं, सभी का वोट एक है, सभी से वोट मांगा जाता है। और दूसरे, इंडिविजुअल जो डिग्निटी, सम्मान मिलना चाहिए वो मिलता है। आप देखिएगा, डिग्निटी जो सम्मान है वो इतना इम्पोर्टेंट है कि हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसको उसके साथी सम्मान दें। एक रिक्शे वाला भी ये अपेक्षा करता है कि उसको सम्मान मिले। अगर हम किसी रिक्शे वाले से भी बदतमीज से बोलते हैं तो उसे भी गुस्सा आता है। और एक बहुत महान दार्शनिक हुए हैं चाइना के कन्फ्यूशियस ने कहा है कि जैसा व्यवहार हम अपने प्रति पसंद नहीं करते, वैसा व्यवहार हमें दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। यदि हमें गाली सुनना अच्छा नहीं लगता तो हमें दूसरों को गाली नहीं देनी चाहिए। तो डिग्निटी जब हमारे सम्मान को ठेस पहुंचती है तो झगड़े होते हैं। आप देखिएगा, आप स्टूडेंट्स के बीच में भी क्लास में लड़ाइयाँ होती हैं। लड़ाइयों में मुख्य कारण क्या होता है कि कोई एक स्टूडेंट ये फील करता है कि सामने वाले ने उसकी इंसल्ट कर दी और वो इंसल्ट का बदला लेने के लिए झगड़ा करता है। तो डिग्निटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और डेमोक्रेसी में डिग्निटी बहुत ज़्यादा मिलती है बाकी अन्य गवर्नमेंट की अपेक्षा। अब देखिएगा, हम देखते हैं डेमोक्रेसी स्टैंड्स मच सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट इन प्रमोटिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल। डेमोक्रेसी सबसे ऊपर है सारी सरकारों में, बाकियों में डिक्टेटरशिप और सबसे आगे है किसमें, लोगों को सम्मान और स्वतंत्रता देने में, इंडिविजुअल को। एवरी इंडिविजुअल वांट्स टू रिसीव रेस्पेक्ट फ्रॉम फेलो बीइंग्स। मैंने बताया हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसके साथी उसको सम्मान दें। ऑफन कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज among individuals because some feel that they are not treated with due respect। अधिकतर झगड़े जब भी होते हैं जब कोई एक व्यक्ति ये सोचता है कि उसका अपमान हुआ है। तो डिग्निटी बहुत इंपॉर्टेंट है। द पैशन फॉर रेस्पेक्ट एंड फ्रीडम आर द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी। और रेस्पेक्ट के लिए पैशन और फ्रीडम के लिए पैशन बेस होता है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी बिना रेस्पेक्ट और फ्रीडम के हो ही नहीं सकती। Democracies throughout the world have recognized this at least in principles। डेमोक्रेसी ने ये सारा आइडिया रेस्पेक्ट का और फ्रीडम का कम से कम पूरे संसार में सिद्धांतों में तो मान लिया है। चाहे प्रैक्टिकली
कहीं पर प्रॉब्लम हो, लेकिन प्रिंसिपल्स में हर जगह हर इंडिविजुअल को डिग्निटी और फ्रीडम है. फॉर सोसाइटीज विच हैव बीन बिल्ट for long on the basis of subordination and domination, it is not a simple matter to recognize that all individuals are equal. देखिए, उन समाजों में जिनमें एक लंबा इतिहास रहा है सबॉर्डिनेशन और डोमिनेशन का, जैसे कि इंडिया की सोसाइटी है, बहुत लंबे समय तक हाई कास्ट ने जो एक व्यवस्था थी वो शूद्रों को अपमानित किया है. तो ऐसी जगह इक्वलिटी देना बड़ी सिंपल सी बात नहीं है और ना ही लोग इतनी आसानी से मानने को तैयार. आज भी, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, कॉन्स्टिट्यूशन ने अनटचेबिलिटी को खत्म कर दिया है. अनटचेबिलिटी की फीलिंग रखना गैर कानूनी है, लेकिन मैंने बताया था ये पाप आज भी हमारे मनों में कहीं ना कहीं देखने को मिलता है. मैंने आपको क्लास में डिस्कस किया था कि अनटचेबिलिटी कहीं ना कहीं मस्तिष्क में हमारे में है, जिसे हमें निकाल फेंकना चाहिए और हमें बिल्कुल अपने मन को शुद्ध कर लेना चाहिए इस अनटचेबिलिटी को निकालकर. लेकिन कानून ने बिल्कुल इक्वल कर दिया है. कानून के डर से हम अनटचेबिलिटी को शो नहीं करते, लेकिन शायद लोगों के मनों में अभी भी ये वास करती है, निवास करती है. तो मैं फिर एक बार कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को अनटचेबिलिटी बिल्कुल नहीं माननी चाहिए. मानव मानव होता है और मानवत्व से बड़ा कोई धर्म या कोई जाति नहीं होती है. अब मैं यहाँ पे एक पिक्चर आपको दिखा रहा हूँ. ये रोजा पार्क्स हैं. एक अमेरिका के जो मूवमेंट है ब्लैक्स के आंदोलन का, उसकी एक बहुत बड़ी फिगर है. एक महिला है और इन्होंने वहाँ पर ब्लैक होते हुए भी आंदोलन में हिस्सा लिया और एक बसों में जो बैठने का अधिकार नहीं था उसके लिए प्रोटेस्ट किया. महिलाओं के अधिकार की भी इन्होंने बात की और इनको बाद में नोबेल पीस प्राइज भी मिला. बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, आपकी बुक में दे रखा है रोजा पार्क. इनके विषय में मैं आपको बताता हूँ कि दो मूवमेंट हुए अमेरिका में. एक तो सिविल राइट मूवमेंट जो आपकी सिविक्स की बुक में ही दे रखा है शॉर्ट में, और एक ब्लैक पावर मूवमेंट. इन दोनों में ही इन्होंने पार्टिसिपेट किया था. खैर, अब हम बात करेंगे वीमेंस की. अभी तो मैं बात कर रहा था, अब मैं बात करता हूँ टेक द केस ऑफ डिग्निटी ऑफ वीमेन. महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं. देखिए, भारत एक ऐसा देश है, आप सभी जानते हैं, मंदिरों में देवी की पूजा होती है और जगह जगह विभिन्न प्रकार की देवियां का अस्तित्व हम लोग मानते हैं. मूर्तियों को बहुत सम्मान मिलता है, लेकिन आप न्यूज़पेपर पढ़ें तो शायद उससे पता पड़ेगा कि पत्थर की मूर्ति को तो पूजने को हम तैयार हैं, लेकिन हाड़ मास की महिला को हम प्रतिदिन अपमानित करते हैं. अखबार ऐसा हमें बताते हैं. लेकिन फिर भी डेमोक्रेसीज में महिलाओं को बराबर का राइट दिया है. हालांकि महिलाओं ने बहुत लंबा संघर्ष किया. आपने देखा फ्रेंच रेवोल्यूशन में, आपने देखा जर्मनी यूनिफिकेशन में, लेकिन उनको वहाँ पे वोटिंग राइट भी नहीं मिले, बाद में मिले हैं. लेकिन इंडिया जब से आज़ाद हुआ है तो इक्वल स्टेटस महिलाओं को दिया गया है. हम बात कर रहे हैं टेक द केस ऑफ डिग्निटी ऑफ वीमेन. मोस्ट सोसाइटीज अक्रॉस द वर्ल्ड वर हिस्टोरिकली मेल डोमिनेटेड सोसाइटीज. सभी पुरुष प्रधान रहे हैं समाज. लॉन्ग स्ट्रगल्स बाय वीमेन हैव क्रिएटेड सम सेंसिटिविटी टुडे दैट रेस्पेक्ट टू एंड इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ वीमेन आर नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी. लंबे स्ट्रगल से महिलाओं ने जो किया है विश्व में, उससे अब ये संभव हो पाया है कि ये माना जाने लगा है कि महिलाओं को सम्मान और इक्वल ट्रीटमेंट ये बेस है डेमोक्रेटिक सोसाइटी का. दैट डज नॉट मीन दैट वीमेन आर एक्चुअली ऑलवेज ट्रीटेड विद रेस्पेक्ट. इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि हमेशा रेस्पेक्ट से ही डील किया जाता है महिलाओं को. मैंने बताया अखबारों में रोजाना कहानियाँ छपती हैं, लेकिन डेमोक्रेसी में कम से कम अगर महिलाओं के खिलाफ अन्याय हो रहा है तो वो स्ट्रगल तो कर सकती हैं, कोर्ट तो जा सकती हैं. नॉन डेमोक्रेटिक जो रिजाइम्स हैं वहाँ पर तो जब अधिकार है ही नहीं तो वहाँ पर वो बेचारी क्या कर सकती हैं. अरब का ले लीजिए किस्सा. अरब में महिलाओं को बहुत ज़्यादा अधिकार नहीं है, उनकी स्थिति खराब है. डेमोक्रेसी इन इंडिया हैज स्ट्रेंथन द क्लेम्स ऑफ द डिसएडवांटेज एंड डिस्क्रिमिनेट कास्ट फॉर इक्वल स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी.
मैंने बताया इंडिया में जो डेमोक्रेसी है उसने जो पिछड़े हुए ग्रुप थे, डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट थी, उनको इक्वल स्टेटस दिया है, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी है। लेकिन मैंने अभी बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन ने इक्वल अपॉर्चुनिटी दी है, उनको आगे बढ़ने का सब कुछ प्रयास कॉन्स्टिट्यूशन ने करवाया है, लेकिन जो प्रैक्टिकली है उसमें थोड़ी सी अड़चनें हैं। आज भी जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता है। अभी परसों की ही बात है कि आगरा के पास एक गांव में एक दलित महिला की डेथ हो गई, 24 साल की। जब उसे जलाने के लिए ले गए शमशान में, तो वहाँ के जो हाई कास्ट के लोग थे उन्होंने आकर चिता से बॉडी निकाल कर रख दी और ये कहा कि ये दलितों का शमशान नहीं है, बॉडी को ले जाकर कहीं और क्रिमिनेट कीजिए जहाँ पर दलितों का अंतिम संस्कार होता है। मतलब चिता से भी महिला की डेड बॉडी उठा ली। ये मैं परसों की बात बता रहा हूँ। तो आज भी जाति के आधार पर भेदभाव है, लेकिन कानूनन अधिकार दे दिए गए हैं, तो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन लोगों की मानसिकता धीरे धीरे ही बदल पाएगी। What is most distinctive about democracy is that its examination never gets over। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डेमोक्रेसी की वो है इसका एग्जामिनेशन कभी ख़त्म नहीं होता। लोगों को एक अपेक्षा होती है, वो डेमोक्रेसी से पूरी हो जाती है, लोग दूसरी सोचने लगते हैं कि ये भी मिले। एज डेमोक्रेसी पासिस वन टेस्ट इट प्रोड्यूसेस अनदर टेस्ट। एक टेस्ट पास कर ले, एक अपेक्षा पूरी हो जाए तो लोग दूसरी अपेक्षा करने लगते हैं। As people get some benefits of democracy, they ask for more and want to make democracy even better। एक फायदा मिल जाता है तो वो और ज़्यादा डिमांड करने लगते हैं, और ज़्यादा बेटर बनाने की डिमांड करते हैं। That is why when we ask people about the way democracy functions, they will always come up with more expectations and many complaints। इसलिए जब कभी भी हम डेमोक्रेसी के विषय में बात करते हैं, लोगों से पूछते हैं, तो फायदे तो उन्हें होते हैं, लेकिन उन्हें और ज़्यादा फायदे चाहिए। इसलिए वो ऑलवेज और ज़्यादा उम्मीदों के साथ और कंप्लेंट के साथ हमारे सामने उपस्थित होते हैं। अब पब्लिक एक्सप्रेशन ऑफ डिससेटिस्फैक्शन विद डेमोक्रेसी shows the success of democratic project। It transforms people from the status of a subject into that of a citizen। देखिए, पब्लिक जो असंतुष्ट है, बता रही है कि हम डेमोक्रेसी से खुश नहीं, वो एक सफलता है डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट की। क्यों सफलता है? कि वही शासकों के खिलाफ बोलने का अधिकार है हमें, और अब इस अधिकार ने क्या कर दिया कि हम अपने शासकों के रूलर्स के खिलाफ भी बोल रहे हैं। तो हम जो पहले सब्जेक्ट्स थे, जो प्रजा हुआ करता थी राजा की, डेमोक्रेसी ने प्रजा से हमें नागरिक बना दिया है, और यही डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी सफलता है।